तो ऑलमोस्ट हम सबको पता ही है कम्युनिकेशन मतलब आपने कहा कि नॉलेज थॉट शेयर करना और इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम टू शेयर आवर थॉट्स और नॉलेज. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस इमेज, इस इमेज को वर्ड्स में डालिए, बताइए. एब्सोल्युटली राइट. मतलब बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना, लेकिन और सामने वाले सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट फिर क्या होना चाहिए इस प्रोसेस के बीच में, बोलने और सुनने की प्रोसेस के बीच में? अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कम्युनिकेट करना, मतलब जैसे आपने कहा थॉट शेयरिंग करना. और शेयरिंग मतलब क्या? सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और बस नहीं अगर समझ में आ रहा है तो उनका क्वेश्चन हमको समझ में आना चाहिए. ये सामने वाले को या तो हम जो डायरेक्टली बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए. इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड अस, अगर उन्हें समझ में नहीं आता है तो वो अपना क्लियर करेंगे, पूछेंगे पूछेंगे या फीडबैक देंगे कि, या फिर उनका कुछ रिएक्शन होगा. अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन और क्वेश्चंस, अगेन जो सोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, सोर्स मतलब स्पीकर और अ पर्सन हु इज गिविंग नॉलेज और शेयरिंग. शेयरिंग तो दोनों कर रहे हैं नॉलेज, राइट. तो जो बोल रहा है अगर क्लैरिटी नहीं है तो वो फिर वहां वापस कुछ बताएंगे सुनने वाले कि भाई यहाँ पे हमारी क्लैरिटी नहीं है हमें, और यहाँ आप क्या कहना चाहते हैं. तो अगेन जो बोल रहा है वो फिर से वापस से उसे समझा के क्लियर करेगा. मतलब समझाना मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले को नहीं आता है, बट मे बी द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स या जो भी लैंग्वेज है, कई बार होता है कि लैंग्वेज के लिए दोनों के बीच में, सोर्स एंड रिसीवर के बीच में थोड़ा गैप रह जाए. समझने वालों की लैंग्वेज अलग है, बोलने वालों की लैंग्वेज अलग है, या फिर वर्ड्स का सिलेक्शन है वो. तो इन सब चीजों के कारण जो गैप रहता है वो नहीं रहना चाहिए, और गैप क्लियर करने का काम दोनों ओर से होना चाहिए, राइट. तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए. दैट मीन्स सोर्स ने मैसेज दिया, मैसेज कन्वे किया, इंफॉर्मेशन या नॉलेज पास ऑन किया टू द रिसीवर, सामने वाले को, और सामने वालों ने वो लिया. लिया मतलब वो समझा, राइट. पूरा प्रोसेस किया, उससे समझ गए, वो जैसा सोर्स चाहता है या जो बोलने वाला है चाहता है, उसी मैसेज को उसी वे में समझ गए वो. और फिर जरूरत पड़ने पर फीडबैक भी दिया उन्होंने. फीडबैक देने से क्या होगा, बोलने वाले को पता चलेगा कि सामने वाला कितना ठीक से मेरी बात समझ पाया. दैट्स इट. इन एनी कम्युनिकेशन ये साइकिल पूरा होना चाहिए. नॉर्मल कम्युनिकेशन में ज्यादातर बोलने से पता चल जाता है, लेकिन जहां पे हम नॉलेज शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ नई बात बता रहे हैं, वहां पे ये साइकिल कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है, राइट. नाउ so there is a thin line between a communication and effective communication. दोनों में है, but agreeing on the information transmitted, जो भी मैसेज इंफॉर्मेशन दी गई है उस पे अग्री होना दोनों पक्षों में, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला, राइट. जब दोनों अग्री होते हैं, दोनों सेम पेज पे आते हैं, ओनली एंड ओनली वी कैन से कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट. Yes, अदरवाइज वी कैन से कि खाली कम्युनिकेशन ही हो रहा है, भाषण हो रहा है, स्पीकर स्पीच चल रही है, बट यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग या इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. ओके, नाउ यू नो कम्युनिकेशन, ये वर्ड कम्यून पे से आया, टीचर्स को तो पता ही होगा, ये इट इज वेरी कॉमन. यू नो कम्युनिकेशन भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन बेस्ट कम्युनिकेशन वो है जहाँ पे शेयरिंग होता है. ओके, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होता है, जहाँ पे फीलिंग शेयर होती है, बातें शेयर होती है. So communication is just not convincing other, it is sharing with others, right. तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली जिस प्रोफेशन में हम हैं, और ऐसे कई बाकी प्रोफेशन जहाँ पे इस टाइप का कम्युनिकेशन होता है कि हमें लोगों पे थोप नहीं देना है, लोगों को ऐसा नहीं कि बस जो मैंने कहा वही ठीक है, राइट. लेकिन शेयर करना है, हो सकता है आपकी बात भी सही हो, तो वो समझना जरूरी हमारे लिए बन जाता है कि भाई अगर इसने ऐसा बोला तो क्यों बोला. Okay, so this is what communication is all एकदम about. Now we मस्त are रेड शर्ट ग्रे पैंट पूछ वूछ बड़ी करके चले. अच्छा, हाँ, सौम्या मैम का भी एक कम्युनिकेशन कुछ चल रहा है यहाँ पे. सौम्या मैम, हेलो. रुक जा, इसको बहुत जल्दी है. ओके,
सो समटाइम्स कम्युनिकेशन के बाय प्रोडक्ट्स भी हो जाते हैं, राइट? ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, these are some technical things which will definitely help us also, everybody, each and everyone to improve their communication skill, right? तो ये है verbal and non-verbal। तो सबसे पहले communication के main two types है, verbal, non-verbal, right? मतलब verbal में हम बोलते हैं या words का इस्तेमाल करते हैं, non-verbal में words का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। फिर वर्बल को अगेन अगर आप नीचे देखें तो इट इज अगेन डिवाइडेड इन टू एरियाज, जिसमें वर्ड्स एंड वॉइस मॉड्यूलेशन आता है। मतलब वर्बल अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें शब्दों का ध्यान रखना है, शब्द प्रयोग कैसे करते हैं, कौन से शब्द, राइट? और वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब जो आरोह अवरोह हम बोलते हैं, जिस फीलिंग से वर्ड को डिलीवर करना, सेंटेंस या हमारी स्पीच डिलीवर करना है, कुछ भी बोलना, वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। और नॉन वर्बल में अगर हम देखें तो इट इज डिवाइडेड इन 3 एरियाज, जिसमें पोस्चर एंड मूवमेंट्स, जिसमें पोस्चर्स एंड मूवमेंट्स है नॉन वर्बल में, जहां पे अगर आप देखें तो बिल्कुल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते, शब्द का प्रयोग नहीं है, जेस्चर्स है एंड फेशियल एक्सप्रेशंस है। ओके, अगेन इट इज वॉइस मॉड्यूलेशन है, उससे भी फिर से डिवाइड किया गया है डिक्शन, क्लियर लिंग्विस्टिक, टोन, वॉल्यूम, रेट। तो ये पूरा फ्लो चार्ट क्लियर है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 टाइप है, जिसमें एक में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, दूसरे में नॉन वर्बल मतलब शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, राइट? वर्बल में 2 चीजों का ध्यान रखना है, वर्ड्स और वॉइस मॉड्यूलेशन का। नॉन वर्बल में ध्यान में रखने की 3 बातें हैं, जिसमें पोस्चर्स एंड मूवमेंट्स है, हमारे जेस्चर्स है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है, especially when we are doing some face to face kind of communication। और अभी वॉइस मॉड्यूलेशन जो वर्बल का है उसमें भी 5 चीजों को ध्यान में रखनी है, डिक्शन, क्लियर लिंग्विस्टिक, टोन, वॉल्यूम, रेट, राइट? इन सब के बारे, अगर ये फ्लो चार्ट क्लियर है तो 1 बाय 1 हम सबके बारे में डिटेल में आगे देखने वाले हैं। दैट्स व्हाई डू वी मूव अहेड, आगे जाए? यस मैम, क्लियर है। ओके फाइन, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कि वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कि जहाँ पे हम शब्द प्रयोग करते हैं, मतलब वी हैव टू यूज वर्ड्स देयर। तो इसमें या तो हम बोल के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या तो हम लिखने में भी वर्ड्स यूज करते हैं। एम आई राइट? यस मैम। जब हम बोलते हैं तभी भी हमें वर्ड्स तो चाहिए ही, जब हम लिखते हैं तभी भी हमें वर्ड्स चाहिए। तो वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल भी आएगा और रिटर्न भी आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन, राइट? ओरल कम्युनिकेशन, ओके। और टेलीविजन में भी सेम है, हम कोई भी सीरियल देखते हैं, हम कुछ भी देखते हैं टीवी पे, अगेन इट इज ऑल्सो वन वे कम्युनिकेशन वेर वी लिसन, राइट? जहाँ पे हम सुनते हैं, बट इट इज डेफिनेटली वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं। तो जब भी वर्बल कम्युनिकेशन में हमने देखा हमें क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा वर्बल कम्युनिकेशन में, आगे फ्लो चार्ट में हमने देखा था वर्ड्स एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन। okay, so these are the things which we have to take care: clarity, pitch, speed and volume. okay, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन जब भी हम किसी के भी साथ बोल के बात करते हैं, इफ वी वांट टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सो इट शुड बी वेरी क्लियर। जो भी वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, गुजराती, अब जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, शुद्ध होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी होना चाहिए, राइट? पीच, पीच मतलब जो भी कभी कभी हम बोलते हैं ना, हाई पीच, लो पीच, किसी को थोड़ा पता हो तो इतना हाई पीच में भी हमें वर्बल कम्युनिकेशन या बोलना नहीं चाहिए, इतना लो पीच में भी नहीं बोलना चाहिए। इट शुड बी सूदिंग एंड मीडियम पीच में हमें बात करनी चाहिए व्हेन वी टॉक विथ or when we give some speech, or when we deliver some speech, or when we are in the classroom, when we are in the meeting also.
स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमें इतना धीरे धीरे, इतना स्लो स्पीड में भी नहीं बोलना चाहिए कि लोग सुनते सुनते सो जाए हमें, या फिर Yes, हमें ma'am. इतना स्पीड में भी नहीं बोलना चाहिए कि हमने क्या बोला, क्या हमारे वर्ड्स है, क्या है हमारा मैसेज, क्या हम शेयर करना चाहते हो, किसी को पता ही नहीं चले। जूम में कई बार ऐसा हो जाता है नेटवर्क इश्यू होने पर, या तो कभी कोई एकदम किसी की आवाज धीरे धीरे डिलीवर होती है, या किसी की आवाज फिर एकदम स्पीड में आने लगती है। तो इस टाइम पे हम बोलते हैं कि भाई हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। क्यों क्लियर नहीं है? क्या बोलना चाहते हैं वही कैच नहीं होता है, वही हम समझ में नहीं पाते हैं। तो स्पीड भी प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हमारी स्पीड हमें लग रहा है तो उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें, और बहुत कम स्पीड है तो हमें उसे थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट? मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एक मीडियम पेस पे हमें आना पड़ेगा। वॉल्यूम, Yes, वॉल्यूम ma'am. के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि एकदम हाई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए कि सामने वाला जैसे हम उस पे अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, राइट? मतलब किसी को ऐसा डोमिनेंस दिखाने के लिए, या जस्ट टू मतलब हाई वॉल्यूम में बात करेंगे सामने वाला डर जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एकदम लो वॉल्यूम होगा तो कई बार ऐसा भी होगा कि हमारी बात कोई मानेगा ही नहीं। तो वॉल्यूम भी प्रॉपर होना चाहिए, ना ही काफी ऊंचा, काफी हाई, या ना ही काफी लो वॉल्यूम। और इन सब के साथ साथ ये क्लैरिटी, पिच, स्पीड, वॉल्यूम सब हमारा क्लियर है ना? एंड आई थिंक एज ए टीचर हम तो ये सब यूज करते हैं क्योंकि हमें बहुत बोलना पड़ता है, तो हमारा कम्युनिकेशन तो काफी शार्प हो ही जाता है एक्सपीरियंस के साथ साथ, राइट? Yes, ma'am. ओके। उसके साथ एक चीज जो हमने देखी थी कि रेट है, जो हमारा रेट, सॉरी रेट तो आ गया, दैट इज द स्पीड। टोन है, टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि आप कहना क्या चाहते हो और उसका मीनिंग क्या निकल जाता है। सेम वर्ड्स है, सेम सेंटेंस है, फिर भी ये फर्क आता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस, और एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट व्हाट टू से एंड हाउ टू से। क्या कहना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कैसे उसे कहना है, कैसे उसे इम्पैक्टफुल बनाना है, राइट? तो उसे कहते हैं हम टोन ऑफ वॉइस, मतलब जिससे हम हमारी फीलिंग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ शाइनेस, एनी काइंड ऑफ फीलिंग वी कैन। जो स्टोरी टेलिंग होता है या जो पिक्चर में हम देखते हैं, जो डायलॉग्स वो बोलते हैं, अगर वो फीलिंग के बिना ही डायलॉग्स बोल जाए तो हमें नहीं मजा आता है। इसी तरह किसी एक्टर एक्ट्रेस के डायलॉग सुनने में हमें बहुत मजा आता है, बिकॉज वो प्रॉपर टोन में उस वर्ड्स को डिलीवर करते हैं, राइट? Yes, ma'am. इन अ वर्बल कम्युनिकेशन जैसे हमने देखा कि ओरल, इस तरह रिटर्न भी है, रिटर्न कम्युनिकेशन भी है, जिसमें हम देख सकते हैं रिपोर्ट्स है, बुलेटिन्स है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एम्प्लॉय मैन्युअल्स एंड प्रपोजल्स है, सभी में होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं? जैसे वर्बल में हमने देखा कि वॉल्यूम है, स्पीड है, रेट है, टोन है, राइट? यस, हमारा जो मैसेज है प्रॉपर अच्छे से, मतलब जो, हाँ आपने वही बोला कि जो हम कहना चाहते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, और वहां तक अगर प्रॉपर मैसेज नहीं गया तो हमारे पास फीडबैक भी प्रॉपर नहीं आने वाला। तो वो पूरा हमारा कम्युनिकेशन का जो साइकिल है, सोर्स एंड मैसेज एंड रिसीवर एंड फीडबैक, वो पूरा साइकिल ही टूट जाएगा, क्योंकि जो सोर्स है उसने ही सबसे पहले शुरुआत, रूट से ही प्रॉब्लम है, राइट? तो पहले रूट से ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब सोर्स से। तो इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन में ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एज यू लुक एट द स्क्रीन क्या क्या चीजें आ सकती है जहां पे हम बिल्कुल वर्ड्स नहीं यूज करते फिर भी बहुत सारी बातें बता देते हैं। Face expression. यस, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा आई अपीयरेंस, कॉन्टेक्ट, हमारा आई कांटेक्ट, हमारे जेस्चर्स, हमारे पोस्चर्स। सो यहाँ पे अगर आप इफ यू लुक एट द इमेजेस और इफ यू रीड ऑल दिस वर्ड्स, हमें पता चलेगा यहाँ पे किसी भी जगह आपको शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के, No, ma'am. रिटर्न या ओरल नहीं,
फिर भी कम्युनिकेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है कम्युनिकेशन, कैसे किसी को मैसेज पहुंच जाता है? तो फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो ऐसा कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेसेस मोर देन योर स्पीच, मोर देन योर वर्ड्स और वर्बल कम्युनिकेशन, राइट? मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले ही बातों को बता देती है। Right. आप भले बोलते कुछ हो, लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, अगर सामने वाला एकदम पक्का ऑब्जर्वर है, स्मार्ट ऑब्जर्वर है और एक्सपीरियंस बंदा है कोई, तो वो कैच कर लेगा कि भाई ये बोल कुछ और रहा है और सोच कुछ और रहा है। तो ऑलवेज हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब जो चीजें हैं विच इज काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन से मैच होनी चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम है तो बहुत ही गुस्से में, लेकिन फेस से हमें दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश है, तो वहां पे मिसमैच डेफिनेटली होगा। व्हाट यू फील इट कम्स ऑन योर फेस, राइट? तो फेशियल एक्सप्रेशन ये बहुत कॉन्टेजियस चीजें भी है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, स्माइल इज कंटेजियस। मतलब अगर हम कहीं सामने वाले को मिलते हैं, अगर हम स्माइल देंगे तो सामने वाला स्माइल देगा ही देगा, लेकिन अगर हमारा फेस एकदम ऐसा है कि मूडलेस है, या इफ वी आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते, हम मूडलेस है, तो सामने वाला भी फिर इतना ज्यादा वो चीज से वहां पे भी रिफ्लेक्ट होगी। जेस्चर्स मतलब हमारे हैंड मूवमेंट्स, तो हैंड मूवमेंट्स के बारे में हम कह सकते हैं कि हैंड मूवमेंट्स होने तो चाहिए ही, राइट? जो हमारे कम्युनिकेट को एनहांस करे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, हाथ हिलाने चाहिए कि जिससे बच्चे या कोई भी सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्टूडेंट्स और अ क्लासरूम, इट इज इन जनरल ऑल्सो, कि सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इतने भी हाथ हिला हिला के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक परफेक्ट, एक प्रॉपर और थोड़े प्रॉपर वे में अगर हम जेस्चर्स या हैंड मूवमेंट्स करें, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन को एनहांस करते हैं, राइट? पोस्चर, posture means how you sit, how you stand, how you even a movement also, right? तो किस तरह हम बैठते हैं, वो तो काफी सिंपल है, हम बच्चों को भी बोलते हैं कि सिट स्ट्रेट, हमारा स्पाइनल कोड स्ट्रेट होना चाहिए। तो दिस आर द सिंपल थिंग्स, राइट, जो काफी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस तरह से करना चाहिए कि सामने वाले को पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो, हम में से एनर्जी रिफ्लेक्ट हो, एंथुजियाज्म रिफ्लेक्ट हो, तभी पूरा इंटरेस्ट बना रहेगा कम्युनिकेशन का, राइट? और ये सब चीजें मिलाएंगे, और फिर जैसे मैंने बॉडी लैंग्वेज और आपका अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग विल कम इन अपीयरेंस, योर ड्रेसिंग सेंस, your the way you choose your ornaments or color, everything will come in appearance, right? तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नॉन वर्बल काफी छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान अगर रखेंगे तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम जहां भी है, अभी जिस स्टेज में है, वहां से थोड़ा इम्प्रूव हो गए। हम सबका, आप सबका कम्युनिकेशन डेफिनेटली अच्छा है, आप बहुत एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारे टीचर्स, लेकिन कहीं पर देयर आर सम एरियाज जहाँ पे हमें थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। वहां पे हम सब करेंगे तो थोड़ा हमारा जरूर इम्प्रूव होगा। सो नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन हमारा क्लियर है सबका? तो ये सब चीजें ऐसी है, these are just like I have said, like these all are ornaments of our communication. communication तो आता है, लेकिन उसे थोड़ा और आर्टिस्टिक वे में थोड़े ऑर्नामेंट्स ऐसे सब पहना देंगे नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन के, these are some technical things, तो हमारे कम्युनिकेशन वो काफी इनहांस करेंगे, काफी इफेक्टिव बना देगा। ओके, एनीथिंग एल्स Yes, दैट ma'am. यू लाइक टू ऐड? क्योंकि ये सब काफी टेक्निकल चीजें हैं, आपको आती है और कुछ ऐड करना? एब्सोल्युटली, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए, राइट? वर्ड्स क्लियर होंगे, थॉट क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, तो मैसेज पहुंचाने में या कम्युनिकेशन करने में काफी हमें आसानी रहेगी। कंसाइज, हाँ, मतलब हम जो भी टॉपिक शेयर करना या एक्सप्लेन करना, या बच्चों की भी बात कहो या कोई भी कम्युनिकेशन की बात कहो, Yes, कंसाइज मतलब मिनिमम वर्ड्स में हमारा वही मैसेज प्रॉपर वे में कन्वे हो जाए, तो लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है हमें, राइट? तो मिनिमम वर्ड से हमारा काम, कम से कम शब्दों में टू द पॉइंट एंड क्रिस्प अगर हो हमारी बातें, तो वो एक इट इज counted as one of the important things while we communicate. Concise से मतलब क्लियर है सबका?
प्रिसाइज Yes, होना yes, चाहिए, yes, कम ma'am. से कम शब्दों से काम चलाना है, फिर भी मैसेज प्रॉपर कन्वे होना चाहिए, कॉन्क्रीट। कि बच्चे अगर कुछ बातें नहीं समझते हैं, आप रिटर्न फॉर्म में भी समझाओ, आप टेक्स्ट बुक से समझाओ, लिख के समझाओ, तो आप चार्ट्स लेके आते हैं क्लास में, ऑब्जेक्ट्स लेके आते हैं, राइट, पिक्चर्स दिखाते हैं, ऐसा करते हैं छोटे बच्चों में। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमारी बात को सपोर्ट करने के लिए थोड़े रियल डेटा, फैक्चुअल डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स की बातें ले लें या हायर स्टैंडर्ड्स की बातें ले लें, ऐसा करते हैं हम लोग, तो डेटा हमारे काफी कॉन्क्रीट और सॉलिड लगने Yes, लगते हैं, ma'am. Yes, ma'am. राइट। तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि Yes, कई ma'am. बार अगर जो हमारा वर्ड्स या टेक्सचुअल कम्युनिकेशन या टेक्स्ट बुक की बातें अगर बच्चों को नहीं समझ में आती या किसी को नहीं समझ में आती है, तो वी यूज हेल्प ऑफ रियल सम लाइफ में कॉन्क्रीट। रियल लाइफ हाँ, का एग्जांपल दे के हम रियल समझाते लाइफ हैं. एग्जाम्पल भी दे दो, समथिंग विच इज रियल, एब्सोल्युटली जो रियल है उसका हम सपोर्ट ले सकते हैं। कोई फैक्ट्स दिखा दिया, कोई डेटा दिखा दिए, कोई फिगर्स, ऐसे आंकड़े दिखा दिए इकोनॉमिक्स में, राइट। तो हेलो, हाँ, तो ये सब चीजें यूज करेंगे तो हमारा जो भी कम्युनिकेशन है उन सब चीजों से काफी सॉलिड हो जाएगा, वो हमारी बातों को काफी सपोर्ट देगा। एंड करेक्ट, करेक्ट मीन्स, करेक्ट इज अ वेरी सिंपल थिंग, आई थिंक यहाँ पे ज्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स हैं, जो भी हम शेयर कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमें शेयर नहीं करनी चाहिए किसी राइट से, मैम. राइट। इट इज एज सिंपल एज दिस कि करेक्ट होना चाहिए। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी बच्चे कर लेते हैं जिसका आंसर नहीं होता, तो सिंपली हम भी यही करते हैं कि ओके, आई विल डेफिनेटली आस्क और आई विल डेफिनेटली सॉरी फाइंड आउट, और वी कैंट यूज समटाइम्स फाइंड आउट, लेकिन हम डेफिनेटली ऐसा कहते हैं कि आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन इन नेक्स्ट पीरियड और इन नेक्स्ट सेशन, rather than giving them something which is incomplete or wrong, right? Yes ma'am. तो Yes, उन्हें okay. गलत शलत या इनकम्प्लीट जवाब देने से तो अच्छा है कि हम उन्हें बता दें कि नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट सेशन में मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, वी जस्ट नोट इट डाउन, वी जस्ट हैव टू नोट इट डाउन। तो इस तरह से करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अगर हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब इंफॉर्मेशन में कोहेरेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन में कोहेरेंस होना चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, सेंसिबल बातें होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं होना चाहिए, उसे हम कोहेरेंस कहते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे अगर बातें कम्युनिकेशन की हो रही है और एकदम से ही हम किसानों की बातें निकाल के बैठ जाएंगे, राइट, द टॉपिक इज अबाउट कम्युनिकेशन, या फिर पोल्यूशन की बातें करने बैठ जाएंगे, तो वो इररिलेवेंस हो गया, वहां पे कोहेरेंस नहीं है टॉपिक में। तो कोहेरेंस Yes होना ma'am. चाहिए, आउट ऑफ द ट्रैक हमें नहीं जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या इसका कोई आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, कंप्लीट का मतलब क्या हो सकता है? कंप्लीट, किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन जो है वो कम. हेलो. यस यस मैम, हाँ हाँ, बोलिए। कोई किसी भी टॉपिक का इंफॉर्मेशन जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी नहीं चाहिए. देनी चाहिए, हाँ, हाँ. कहीं पे वो सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन मार्क या डाउट नहीं रहने चाहिए, राइट। उसके लिए जरूरत पड़े तो थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो डाउट क्लियर करने के लिए, समटाइम्स इफ टाइम Yes ma'am. परमिट्स एंड इफ Yes ma'am. इट इज रिक्वायर्ड, बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। courteous, this is really very important for us as teachers, courteous, courteous मतलब डिसेंट टाइप का डिसेंट नॉलेज. हाँ, you are very close to the answer which is decent, it polite, right, you are absolutely, I can say polite होना चाहिए, kindness शो होनी चाहिए, it should be kind, it should be polite, right, और एकदम courteous होना चाहिए, साथ में भी enthusiasm भी reflect होना चाहिए, right। तो मतलब if you give respect you will receive it back, ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर आप सामने वाले को ऐसा अपने से छोटा गिन के अगर बात करोगे तो इट इज, इट विल क्रिएट अ गैप इन कम्युनिकेशन। तो हमें कर्टियस रहना है, राइट, मतलब रिस्पेक्ट से बात करो तो आपको सामने से डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलने ही वाली है।
इट इज Yes. फॉर श्योर। तो ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है व्हेन वी कम्युनिकेट, एंड दिस ऑल आर टेक्निकल थिंग्स। लेकिन धीरे धीरे अगर हम ध्यान से उस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि थोड़ा तो हमारा बिल इम्प्रूव हुआ ही हुआ है इन सब चीजों से। अभी ये सब चीजें हमें आ गई, फिर भी एक और इम्पोर्टेंट चीज है which is required a lot to become effective communicator. Listening, right? So listening Yeah. is the first step towards becoming an effective communicator. How and why? Okay, so we are moving towards the important thing. ये सब आ गया लेकिन सुनना नहीं आया, तो ये सब बातें गई हमारी पानी में। तो लिसनिंग काफी जरूरी है। इफ यू लुक एट दिस पाई चार्ट, आपको पता चलेगा कि लिसनिंग, ये पूरा कम्युनिकेशन का जो भी है पूरा पाई चार्ट हमें कम्युनिकेशन कितने वे में हम करते हैं, या तो सुनते हैं, या तो बोलते हैं, या तो लिखते हैं, या तो पढ़ के। एम आई क्लियर विद दिस? Yes. ये तो क्लियर है ना कि कम्युनिकेशन करना मतलब थॉट्स शेयरिंग करना, लिख के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, आई मीन पढ़ के कर सकते हैं, या सुन के कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसको दिए गए यहाँ पे? Listening. लिसनिंग को 100 में से 45 मिला है, स्पीकिंग को 30 मिला है, रीडिंग को 16 मिला है, और राइटिंग को 9%। टोटल मिला के हो गए 100%। तो सबसे पहला हमें ये काम करना पड़ेगा। ये सब टेक्निकल बातें जो आगे हमने बताई वो सब तो है ही है, लेकिन सबसे पहला हमें अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे ये जो है उसमें आप होमवर्क में ये ले लो, कुछ भी ले लो, जब आपको टाइम मिले, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, आपको ऐसा पाई चार्ट बना के आपका ये रेट ऑफ कम्युनिकेशन निकालना है कि मैं जब कम्युनिकेट करते हैं हम तो कितना परसेंट हमारा लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, एंड हमें इस यहाँ तक आना है। दिस इज द परफेक्ट कम्युनिकेशन, जहाँ पे 45% लिसनिंग हो रहा है, 30% स्पीकिंग हो रहा है, 16% रीडिंग हो रहा है, 9% राइटिंग हो रहा है, राइट? ओके, तो यहाँ तक it differs upon the session or upon the thing which we are dealing with, right? जहाँ पे खाली स्पीच देनी है तो वहाँ पे डेफिनेटली स्पीकिंग ज्यादा ही होगा, लेकिन it should be mix of all these things. तो आपका खुद का रेशियो या आपका खुद का प्रोपोर्शन कितना है वो आप निकाल सकते हैं इसके ऊपर से, थोड़ा ऑलमोस्ट आइडिया लाने के लिए, राइट? अभी लिसनिंग के लिए क्या जरूरी है पता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए लिसनिंग जरूरी है, तो लिसनिंग के लिए क्या जरूरी है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से मतलब क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना। प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, ध्यान से सुनना, राइट? ध्यान से कब सुन सकते हैं? अभी हम आपको ध्यान से ही सुन रहे हैं। ओके ओके, हाँ, मतलब ध्यान से तभी हम सुनते हैं जब हमारा दिमाग और सब शांत हो, हाँ। राइट? तो जब सब शांत हो, हम मतलब कंसंट्रेशन भी तभी आता है जब एक प्रकार की शांति हो। तो ध्यान से सुनना, तो लिसनिंग कम्युनिकेशन, देखो आप पूरा इस तरह प्रोसेस को याद रखना कि कम्युनिकेट करना है अच्छा तो लिसनर अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा लिसनर बनने के लिए हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। और ध्यान से कब सुनेंगे हम? when the surrounding is like quiet enough. if it is very noisy तो वो communication proper हो ही नहीं पाएगा। Okay, so I have provided you with a quiet surrounding. Okay, there is no any kind of noise. Okay, but something is playing. लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है म्यूजिक जो आपको बिल्कुल पसंद ही our नहीं है। interest actually. Yes, absolutely. सराउंडिंग कितना भी क्वाइट हो लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चल ही नहीं रहा है तो हम ध्यान से सुनने वाले हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो ध्यान से सुनने के लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। इम्पोर्टेंट। हाँ जी, हाँ बोलिए मैम, आपके लिए अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट है तो हम उसे ध्यान से सुनेंगे। इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, मतलब आप जो कहना चाह रहे हो, मतलब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं भी हो सकता है। मतलब कुछ काम की बात हो तो वो हम ध्यान से सुनेंगे, ऐसा कह सकते हैं सिंपल वे में? यस। मतलब बच्चों के लिए खेलने की बात काम की है और हमारे लिए और बात काम की है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी है उनके लिए और बात काम की होगी। सबका इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी अलग है। हाँ जी बोलिए। टॉपिक
होना चाहिए। अच्छा, टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है ही नहीं, मतलब तो आप नहीं सुनेंगे ना। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आप न्यूज चैनल चेंज कर दोगे। द रूट इज दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट। सभी टॉपिक हमारे इंटरेस्ट के नहीं होते हैं। हम इंटरेस्ट से और ध्यान से कब सुनते हैं, जब हमारे काम की बातें हो रही होती है। ओके, तो थिंक अबाउट द साइकिल, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर साइकिल, राइट। उसे हम पेडागोजिकल साइकिल कहते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए टेक्निकल वर्ड है पेडागोजिकल साइकिल। पेडागोजिकल साइकिल का मतलब होता है जो भी आप इंटरेक्शन करते हैं क्लासरूम में बच्चों के साथ, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, इट इज कॉल्ड अ पेडागोजिकल साइकिल, और उसके 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, एंड इट इज चारों स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाए पूरे प्रॉपर वे में, तो कह सकते हैं कि हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो गया, राइट। तो ये 4 स्टेप कौन से होंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, 3rd नंबर पे क्या करते हैं, 4 नंबर पे क्या करते हैं। इतना टेक्निकली नहीं सोचिए, खाली इतना सोचिए कि आप क्लासरूम में कम्युनिकेट करते हैं तो क्या करते हैं, बस सिंपली वो खाली बता दीजिए। फर्स्ट मैम हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं। हाँ। सेकंड में आता है कि स्टूडेंट उसको लिसनिंग करते हैं। फिर थर्ड में हम क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में उनका हमें फीडबैक मिलता है। राइट। तो इस तरह से पूरा हमारा कम्युनिकेशन साइकिल है वो कंप्लीट होता है, राइट। सो 1 2 3 4, सो व्हाट आर दिस 4 थिंग्स? नंबर 1 इज स्ट्रक्चर, 2 क्वेश्चन, 3 रिस्पॉन्ड, एंड 4th वन इज रिएक्ट। जिस तरह नॉर्मल कम्युनिकेशन साइकिल जो हमने देखी आगे, इसी तरह क्लासरूम कम्युनिकेशन भी एक साइकिल ही है। एनी कम्युनिकेशन इज अ साइकिल। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैम ने जैसे बताया, यू जस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यू जस्ट इंट्रोड्यूस द न्यू टॉपिक, यू जस्ट गिव इंफॉर्मेशन, नॉलेज, राइट। तो वो जो सब है वो स्ट्रक्चर में आएगा। आप नॉलेज दो, इंफॉर्मेशन दो, जो भी दो। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछते हो कि आपने जो भी समझाया, जो भी पढ़ाया, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछोगे। क्वेश्चन पूछने से पता चलेगा कि उनको कितना आया कि नहीं। ये सब पूरा हम आगे कई मॉड्यूल में देख गए हैं, तो हम बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। क्वेश्चन के बाद आएगा रिस्पॉन्ड, राइट। रिस्पॉन्ड कब मिलेगा, रिस्पॉन्स कब आपको प्रॉपर मिलेगा? जब उन्हें समझ में आएगा तब वो रिस्पॉन्ड। हाँ, जब समझ में आएगा तो ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और समझ में कब आएगा इफेक्टिवली, हम कैसे, ये सब भी हमने आगे देख लिया, राइट। कई बार ऐसा होता है उनके सभी रिस्पॉन्स सही होंगे, उनके सभी आंसर सही होंगे बच्चों के। नो मैम, कभी कभी No, रॉन्ग ma'am. भी होंगे। कभी कभी गलत भी होंगे, राइट। एंड नाउ अगेन इट इज अ टर्न ऑफ टीचर। वापस में टीचर का टर्न आया कि अगर सही जवाब है तो हम उन्हें प्रेस करते हैं, एक्सेलेंट, गुड, वेरी गुड जैसे वर्ड्स यूज करते हैं जो उनको काफी अच्छे लगते हैं, और वो करने भी चाहिए टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो। और गलत जवाब है तो ऐसा नहीं है कि आपका जवाब एकदम गलत है, ऐसा तो कैसे हो सकता है, वो नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर, क्वेश्चन, Yes, ma'am. रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। तो ये पूरा हमारा एक कम्युनिकेशन साइकिल है, इसे पैरागोजिकल साइकिल कहते हैं। अगर इस पूरी साइकिल में से दिस एंटायर साइकिल माइनस कम्युनिकेशन, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम फ्रॉम दिस, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली यही तो करते रहते हैं। और अगर उसमें से कम्युनिकेशन नाम की चीज ही निकाल दी तो साइकिल किसी भी स्टेप, किसी भी स्टेज पे हमारी आगे बढ़ने ही नहीं वाली है या कंप्लीट होने ही नहीं वाली है। सो आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है, राइट। Yes, ma'am. उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सो दिस इज अ फॉर्मूला, teaching is equal to 50% knowledge and 50% communication skills, right? knowledge है, बहुत कुछ हमें आता है, right? लेकिन हमारे communication skill में कहीं कुछ गड़बड़ है तो इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारे इंटरपर्सनल स्किल अच्छे नहीं है तो, या तो फिर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इंटरपर्सनल, हमें बोलना बहुत अच्छे से आता है, नॉन वर्बल, वर्बल, एवरीथिंग सब हमें अच्छे से आता है, बट
नॉलेज में कहीं लैक है, नॉलेज में कहीं कमी रह जाती है, तो भी हमारा टीचिंग ठीक से नहीं हो पाएगा। तो टीचिंग की ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है कि नॉलेज काम करेगा 50%, 50% हमारे कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो काम करेंगे, राइट। सो वी आर मूविंग अहेड। ये स्किल में क्या क्या चीजें आ सकती है वो देख लेते हैं। नॉलेज तो हमें टेक्स्ट बुक से या बुक से या रेफरेंस बुक से मिल जाएगा, उस नॉलेज को किस तरह से डिलीवर करना है उसके लिए काम आएंगे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन स्किल में ये भी आगे बहुत सारे हमारे मॉड्यूल में कई चीजें आ गई है कि हमें पॉजिटिव मोटिवेशन देना चाहिए, राइट। उसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करो, एंथुजियाज्म, और जैसे आगे पूरा बताया आपको वो साइकिल। और बच्चों को हमसे डर नहीं लगना चाहिए, वो हमसे इतना इनहिबिशन या डर हमसे नहीं लगना चाहिए। मतलब हमें एक देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ टीचर। हमें फ्रेंडली रहना है उनके साथ, राइट, लेकिन एकदम फ्रेंड भी नहीं बन जाना है। तो फ्रेंडली रहना है जिससे वो हमसे डरे नहीं, बट अल्टीमेटली वी आर टीचर ऑल्सो। तो वो फ्रेंड और टीचर के बीच की जो फाइन लाइन है वो हमें मेंटेन करनी है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार बहुत फ्रेंडली बन जाते तो हमें लगता है कि मेरे तो स्टूडेंट्स तो मेरे फैन है, मैं फेवरेट टीचर हूँ, बट यू नो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ टीचर। क्योंकि फेवरेट बन जाना बहुत इजी है और अच्छे टीचर बनना कितना मेहनत का काम है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कई बार कई लोग बहुत इजीली फेवरेट बन जाते हैं, बट वी कांट से कि वो फेवरेट टीचर भी हो सकते हैं, राइट। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को समझना, मतलब बच्चों को समझने के लिए क्या चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, प्रिफर डायलॉग ओवर मोनोलॉग एंड लिसन स्टूडेंट्स ओपिनियन। मतलब मोनोलॉग इसे कहते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों ओर से बातें चलनी चाहिए और बच्चों के ओपिनियन को भी हमें वेलकम करना चाहिए। उसके लिए हमें अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, राइट। और अच्छे लिसनर तभी बन सकते हैं जब हम सोचें कि हर वक्त हम ही बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते, कई बार उनके क्वेश्चन भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो लिसन, राइट। ओके, यहाँ पर किसी को कुछ ऐड करना है तो, क्योंकि कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, यहाँ पर भी वन में कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी को कुछ ऐड करना है? ओके फाइन। तो ये हमारा एक होना चाहिए दिमाग में कि वो भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। only and only then we can listen them and we can understand them. Okay, sense of humor, मतलब सेंसिबल होनी चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ी ऐसी सस्ती वाली या चीप जोक्स, वो सब कभी कभी जोक्स भी यूज करने चाहिए, बट सेंसिबल प्योर होने चाहिए, जिससे थोड़ा हमारा क्लास का एनवायरनमेंट या एटमोसफियर है थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन बिल्कुल भी ऐसे सस्ते वाले जोक्स यूज नहीं करने चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। टीम फॉर्मेशन विथ योर कलीग्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के साथ भी हमें ये करना है। सो टीम फॉर्मेशन से क्या होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी हमारी, हमारे कॉलीग के साथ, हमारे स्टाफ मेंबर के साथ और हमारे स्टूडेंट्स के साथ। इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने आगे देख लिया कि जेस्चर्स एंड पोस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स एज वेल एज हमारी नॉन वर्बल वर्बल स्किल्स सब उसमें आ जाएगा। एंड नेवर सीट एंड टीच ऐसा बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं कभी सिचुएशन में अगर आपको बैठना पड़े तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। टेक्निकल स्किल्स which is also something which will add something more in our effective communication skill। मतलब जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे हमें अप टू डेट रहना चाहिए, एंड वी हैव टू अप टू डेट विथ ऑल द लेटेस्ट टेक्नो टूल्स फॉर टीचिंग। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। और कुछ ऐड करना है यहाँ पर किसी को? ओके फाइन, सो वी आर मूविंग अहेड। ये 4 क्वाड्रेंट पे हम काम करेंगे, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज स्किल पे, बॉडी लैंग्वेज पे, टेक्निकल स्किल्स पे एंड इंटरेक्शन स्किल्स पे। इन चारों पे काम करेंगे हम तो हमारा काफी हद तक कम्युनिकेशन इफेक्टिवली होगा और काफी फ्रूटफुल हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। लैंग्वेज स्किल, हर एक इंडिविजुअल के ट्रबल स्पॉट्स अलग अलग होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन है जो हमें खुद को पूछने हैं, अपने आप को पूछ के नोट डाउन करके हमें देखना है कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन है कैसे कि डू आई स्पीक और राइट गुड इंग्लिश,
या फिर वहां पे मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है. हाउ गुड इज माई इंग्लिश ग्रामर, हाउ रिच इज माई वोकेब्युलरी, how fluent is my language, is my pronunciation accurate, and do I use interesting variety. तो उसमें गुड इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, वोकेब्युलरी, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, एक्यूरेसी इन प्रोनाउंसिएशन एंड वैरायटी टू क्रिएट इंटरेस्ट. तो ये सब चीजें होनी चाहिए इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल. तो यहाँ पे हम खुद का ही, ये डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव दिस इन असाइनमेंट, आपको शायद समझ में आ गया हो सकता है. ये हम सबके लिए एक होमवर्क होगा. तो ये अपने ट्रबल स्पॉट है, ये सारे क्वेश्चन जो है और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से ट्रबल स्पॉट है, सबसे पहले वो ढूंढेंगे और कहाँ और ट्रबल स्पॉट पे हमें काम किया और करने के बाद हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया. तो इट्स काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज. कोई पढ़ेगा ग्रुप में से? Posture, gesture, expressions, eye contact, active movement, physical distance, volume of voice, tone of voice, and modulate voice. Right. So all these are for effective body language. Now, physical distance is really, really very important. Some other things are, I think we have already discussed, right? बाकी सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है. एक्टिव मूवमेंट भी होनी चाहिए, मतलब हमें इन बिटवीन थोड़ा घूमते रहना चाहिए. वो टीचर घूमते ही रहते हैं, राइट. ये सब क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में हम बातें कर रहे हैं. हाँ, दिस आर नॉट जस्ट जनरल कम्युनिकेशन. फिजिकल डिस्टेंस मतलब एकदम लीन नहीं हो जाना है, बच्चों के एकदम नजदीक इतने मत आ जाओ कि वो घबरा जाए या अनकंफर्टेबल फील करने लगे, या एकदम दूर भी मत रहो कि उन्हें लगे कि टीचर तो हमसे काफी दूर है. तो वो एक फ्रेंडली डिस्टेंस, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हमें करके रखना है. आई हैव ट्रबल मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, राइट. देन डू आई क्रॉस और रिंग्स माई आर्म्स, हैंड्स और लेग्स. क्रॉस करना नहीं है हमें, राइट. शायद हमारे ग्रुप के सभी टीचर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझ पाते हैं. अगर किसी को कहीं पर भी कुछ डाउट है, आपके कॉलीग की हेल्प लीजिए या फिर किसी को भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर इस पे वर्क करेंगे ना, डेफिनेटली वो हमारे कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा. दिस इज फॉर श्योर. डू आई स्माइल टू मच और टू लिटिल. बहुत ज्यादा हंसना भी नहीं, बहुत कम भी नहीं हंसना है, लेकिन स्माइल तो होना ही चाहिए. डू आई ड्रूप, स्टूप और स्लाउट, राइट. तो यहाँ पे हम कहीं पे अटकते नहीं है ना, मतलब बोलने में कहीं पे हमारा सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब नहीं हो जाता है. इज माई टोन वॉइस टिमिड, रूड और इनऑडिबल. मतलब हमारा जो टोन है उस पे भी और वॉइस पे भी हमें ध्यान रखना है. व्हेन वी, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज. डू आई मूव अबाउट एनर्जेटिकली, एंथुजियाज्म दिखता है क्या हमारे मूवमेंट में? और उसके लिए बॉडी पोस्चर प्रॉपर होना जरूरी है, which is something we can include in a physical thing. हमारा फिजिक प्रॉपर होना चाहिए, राइट. यहाँ तक हमारा है ठीक. तो आगे जाते हैं क्या? ओके ओके ओके, फाइन फाइन, सॉरी. हाँ, नाउ इफेक्टिव टीचिंग स्किल. हमने कम्युनिकेशन स्किल भी देखी. सॉरी, सबसे आगे हमने क्या देखा? हाँ, लैंग्वेज स्किल, फिर बॉडी लैंग्वेज देखा. अभी टीचिंग स्किल देखते हैं. टीचिंग स्किल में सबसे पहले नो योर स्टूडेंट्स, चेक देयर लिसनिंग स्किल, राइट. देन ड्रॉ एंड होल्ड अटेंशन. अटेंशन उनका है कि नहीं वो देखना है. एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड लूसिडली, एकदम क्लियर. प्रिपेयर, प्लान एंड प्रेजेंट वेल, राइट. प्रिपेयर करो, प्लान करो और फिर प्रेजेंट करो. काफी अब हद तक ये आपको हेल्प करेगा. यूज वर्बल प्लस विजुअल प्लस वोकल टूल्स. वर्बल टूल्स में कुछ भी आ सकता है, वीडियो आ सकता है, इवन ऑडियो विजुअल्स भी आ सकते हैं. खाली आपने आवाज सुना दी, आपकी खुद की आवाज. विजुअल एड्स आपको पता है, वोकल्स आपको पता है जिसमें खाली ऑडियोज आते हैं, राइट. विजुअल एड में क्या क्या है यहाँ पे दिला, आई मीन इट इज गिवन हियर. रिलेवेंस टू लेसन, ease of use, reusability, legibility, clarity and not distracting. तो जब भी विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल या टेक्निकल थिंग्स हम यूज करें ना, तो लेसन का रिलेवेंस में पूरा हमारा जो भी वीडियो या जो भी चीज है, लेसन के साथ रिलेवेंस उसका होना चाहिए. इजीली हम उसे यूज कर पाए, वो हमारा टाइम ज्यादा मतलब हमारा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब नहीं कर दे, ऐसा होना चाहिए जो भी विजुअल या ऑडियो विजुअल एड्स है वो.
फिर से हम उसे यूज कर सके वैसा होना चाहिए, जो भी आप यूज कर रहे हैं। लेजिबिलिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आवाज क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर्स दिखने में भी क्लियर होना चाहिए, और उसमें ऐसी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई सीन या ऐसी कोई भी वर्बल नॉन वर्बल चीजें नहीं होनी चाहिए विजुअल एड्स में जिससे हमारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, राइट। उसके ट्रबल स्पॉट्स क्या हो सकते हैं? ये हमारे ट्रबल स्पॉट हो सकते हैं, यहाँ में से कोई भी एक या ज्यादा। डू आई ड्रॉ एंड होल्ड स्टूडेंट्स अटेंशन? Do I motivate, remove inhibition? Do I speak slowly and clearly? Do I listen, acknowledge, appreciate? Do I make things simple for my students? Or do I have clean sense of humor? A clean sense of humor, right? Not a cheap or not which is not counted in a clean. तो इस तरह से हमें एक एक चीज पे काम करना और एक एक चीजें हमारे क्लास के कम्युनिकेशन में ऐड करते जाना है। नेक्स्ट, इफेक्टिव इंटरैक्टिव टीचिंग स्किल्स, राइट। उसमें आएगा फिजिकल सेटिंग, पैर और ग्रुप वर्क। मतलब आप क्लास में किस तरह से बच्चों को बिठाते हो, कितना ग्रुप वर्क करवाते हो, कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शन देते हो, अच्छे क्वेश्चन पूछते हो, राइट, उनको कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो, एक्टिविटीज, गेम्स, ये सब आ गया। इंटरेक्टिव में क्या होता है, बच्चों का इंटरेक्शन बढ़े, ऐसी चीज है, वो हो गया इंटरेक्टिव टीचिंग स्किल। तो उसके ट्रबल स्पॉट क्या हो सकते हैं? टीचिंग स्किल उसके पूरे आपको दिए हैं हमने कि कौन कौन से हो सकते हैं और कौन से हमारे ट्रबल स्पॉट है, कौन से हमारे जगह पे हम अटकते हैं, वो हमें ढूंढना है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो हमें ढूंढना है,